बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया और आपके पेश खिदमत है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा भी मेरा साथ देंगे और आज का मौजू भी इंतहाई अहम मौजू है और जिसके ऊपर पूरा हफ्ता गुफ्तगू होती रही है मीडिया के ऊपर, और वो है SCO का इजलास और पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का फ़ैसला या फ़ॉरेन ऑफिस का फ़ैसला कि उन्होंने इस इजलास में शिरकत करनी है। जहां भारत और पाकिस्तान का टाकरा हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो या फिर सियासत के मैदान में, मीडिया उसे हाइप देता है, ज़्यादा फोकस होता है उसके ऊपर और आप देखते हैं कि एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर और लिहाजा उस एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया कि ये जो दौरा है ये मल्टीलेटरल फोरम के साथ कमिटमेंट का इजहार है, ये बायलैटरल विजिट नहीं है और ये कमिटमेंट शो कर रहा है पाकिस्तान की SCO के चार्टर के साथ। ये SCO जो है, इस तरह के जो फोरम हैं, इस बदलती हुई इंटरनेशनल सिस्टम में या रीजनल सिचुएशन के अंदर काफ़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रियासतें तो अपनी जगह पे सियासत में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इस तरह के जो फोरम हैं वो भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और स्पेशली साउथ एशिया के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा अहमियत हासिल कर जाते हैं, चूँकि साउथ एशिया के अंदर पोटेंशल बहुत मौजूद है, लेकिन उसके साथ गुर्बत और नाख्वानदगी और इन्वायरमेंट के मसाइल और ममालिक के दरमियान में हम आहंगी का फुकदान नज़र आता है। अगर आप SCO को देखें तो SCO एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 17.5% ग्लोबल ट्रेड जो है ये कवर कर रही है। उसके अलावा 42% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इन्हीं इलाकों में रहता है जो SCO के मेंबर हैं और 30% जो ट्रेड होती है ग्लोबल ट्रेड उनमें इसका हिस्सा है। SCO का वजूद 2001 में आया शिंगाई के अंदर और शिंगाई कोऑपरेशन इसका नाम पड़ा चूँकि शिंगाई चाइना का शहर है। उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया की नई रियासतें आज़ाद हुई थी उनके साथ मिलकर चाइना ने और रशिया ने यह ऑर्गेनाइजेशन का वजूद रखा। इसका चार्टर साइन हुआ 2002 में जून में और फिर इसे इन्फोर्स किया गया 19 सितंबर 2003 में। 8 और 9 जून 2017 में पाकिस्तान और भारत भी इसका हिस्सा रहे और इसके अगर आप अगराज़ व मकासद देखें, मुख्तसर अंदाज से मैं कहूँगा तो म्यूचुअल ट्रस्ट ममालिक के दरमियान में बढ़ाना और कोऑपरेशन पॉलिटिकल, इकनॉमिक और सोशल एरियाज़ के अंदर, इकनॉमिक एरियाज़ के अंदर जहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हों और कोऑपरेशन हो, ट्रेड के मैदान में टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़म और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से। ये एक मुख्तसर सा मैंने तज़किया दिया और यहाँ पे जिन सवालात को हम एड्रेस करेंगे उसके अंदर SCO की अहमियत क्या है इस बदलते हुए निज़ाम में और क्या SCO की जो कामयाबियाँ हैं उसे हम किस तरह से गिनवा सकते हैं और क्या SCO का फ़ोरम कामयाब हो पाएगा जो ममालिक के दरमियान में हम आहंगी होना ज़रूरी है उस हवाले से, बिकॉज़ हम आहंगी के बग़ैर हमें तरक्की होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा भी हैं हर दफ़ा की तरह और एक पीस लॉबियस्ट और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद रिड साहब भी हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, हमेशा गुफ्तगू आपसे शुरू होती है और आप तज़किया देते हैं। पहले तो आप SCO के बारे में बताइए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस बदलती हुई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया जहाँ पे भारत और पाकिस्तान आमने सामने हमेशा खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने स्टैटिस्टिक्स तो काफी दे दिए हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बदलती हुई ग्लोबल पोजीशन के अंदर चाइनीज और जो रशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो पैरेलल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क खड़े करना चाहते हैं, जिसमें वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्रिक्स हो, जैसे फोरम हो। वो समझते हैं कि अमेरिका जो है उसने पहले नेटो के जरिए या यूरोपियन यूनियन के जरिए या जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो एक अलायंसेस बनाए थे, उसी तरह के इंस्टीट्यूशनल अलायंसेस बनाने पड़ेंगे टू काउंटर द अमेरिकन एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो आपको पता होगा कि SCO वो वाहिद एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है जहां पे इंडिया भी मौजूद है, जबकि इंडिया क्वाड और बहुत सारे और जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस में मल्टीलैटरल फोरम्स में मौजूद है। अब इस सिचुएशन में आप देखें तो पाकिस्तान को SCO का मेंबर जो है वो पाकिस्तान बड़े कम इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स का मेंबर है। OIC देख लें, G77 बहुत बड़ा ग्रुप है, SCO छोटा सेटिंग है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें बड़ा एडवांटेज है क्योंकि
चाइना की वजह से और बाकी सेंट्रल एशियन ममालिक की वजह से। लार्जली जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ये क्योंकि पैरेलल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाइनीज एंड रशियन खड़ा करना चाहते हैं, तो एससीओ की बड़ी जरूरत है। और आपको पता है कि एससीओ को एक्सपेंड भी किया जा रहा है, जिसमें यूएई के जो यूएई अरब ममालिक और जो मालदीव्स वगैरह को किया जा रहा है, और उसका जो एजेंडा है वो एजेंडा भी जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। और वो अगर आप देखें डॉक्टर साहब, तो उसमें एनवायरनमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इस तरह के जैसे जो नए क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से उसके ऊपर भी बात जो है वो मुस्तकबिल में होगी। तो जब से अमेरिकन ने अफगानिस्तान छोड़ा है, इस खिते में जितने मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि एससीओ पाकिस्तान के लिए बड़ा फोरम है, लेकिन जो अभी इंडिया में हुआ है कि जब तक बिलावल भुट्टो, जब तक एससीओ का प्लेटफॉर्म रहा, तो डॉक्टर जयशंकर बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहे। जैसे ही वो फोरम खत्म हुआ तो इंतहाई अनडिप्लोमेटिकली डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद की, पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बेरहमी से तनकीद की, जिससे ये लगा कि वो उन पता लग रहा है कि शायद भारत के अंदर इलेक्शंस आ चुके हैं। और इस वक्त भी आपको पता है कि आई थिंक कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो कैंपेन कर रहे हैं, तो डॉक्टर जयशंकर जरा सी भी इस बात को नहीं समझे कि वो होस्ट हैं। तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद की। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा सिंपल कहा कि आप दहशतगर्दी को अपने डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, और अगर कोई ऐसी इशू है तो हम उसको बैठ के हल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारत को एक चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर स्लोली स्लोली जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है, तो इस वजह से पाकिस्तान को मौका ना दे कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके, और ज्यादातर आप जो है वो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल के रखें और लेबल करते रहें। तो मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजीद तनाव पैदा होगा। ये जो एक मौका था जिससे हमें लग रहा था कि चीजें बेहतर होंगी, वो भी जो है वो भारत ने, मैं समझता हूँ, ज़ाया कर दिया। जी कमर चीमा साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। डॉक्टर सईद रिड, आपकी ये राय मैं जानना चाहता हूँ, और हमारे नाजरीन के लिए, कि ये भारत और का हमेशा इस तरह का रवैया आपको क्यों नज़र आता है, और टेररिज्म का राग जो अलापना है वो क्यों हमें इस तरह से नज़र आता है। इस तरह के फोरम से एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपको याद होगा 2004-5 में परवेज़ मुशर्रफ साहब जब खटमंडो में सार की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, तो वो खुद चल के गए थे और वाजपेयी साहब से उन्होंने हाथ मिलाया था, उसके बाद बर्फ़ पिघलने लगी थी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वापस आते ही भारत का वही सख्त रवैया और वही पुराना राग अलापना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये आखिर उनके बिहेवियर में ये पैटर्न क्यों कर नजर आता है हमें? जी थैंक यू। असल में देखा जाए तो इस मर्तबा जो सिचुएशन है उसमें ये हमें पहले से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, और जिस तरह का एनवायरनमेंट जिसमें बिलावल भुट्टो गए हैं इस वक्त, तो उसमें नज़र यही आ रहा था कि इससे कोई बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल चीज़ निकलेगी नहीं, क्योंकि जो इंडिकेशंस आपको इंडिया की तरफ से पहले से आ रहे थे उसमें से यही था। और दूसरा ये कि आपको जिस तरह से कमर चीमा साहब ने भी कहा कि कर्नाटका में अभी इलेक्शन हो रहा है, 2024 में इलेक्शन होने हैं, तो उस हिसाब से लाजमन वो पास्चरिंग जो बीजेपी की होती है वो नजर आ रही है। और दूसरा ये जो मोदी गवर्नमेंट है उसका जो स्टाइल ऑफ यानी फॉरेन पॉलिसी मैनेजिंग है वो भी बहुत ही जो है वो एक तरह से अनडिप्लोमेटिक, और स्पेशली जब पाकिस्तान की बात आए तो उसमें उनका जो तरीक़ेकार है वो ये रहा है। तो इस वजह से ये जो इस वक्त हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट ज़रूर है बिल्कुल, लेकिन एक्सपेक्टेड ज़रूर था। तो इसको अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में बहुत यानी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज में से कुछ, जिस तरह से आपने बात की 2004 में, तो वो 2004 में तो यहाँ पे पाकिस्तान में वो हुआ था साहब का समिट, और उसमें वाजपेयी साहब आए थे और वहीं से फिर पीस प्रोसेस उठा था। और फिर पीस प्रोसेस के नतीजे में आपको पता है कि 2007 2008 तक 2007 जब तक मुशर्रफ थे उसी ज़माने में एक पीस डील भी तकरीबन तय हो चुकी थी। डॉक्टर सईद साहब, मुझे एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बात हो रही थी ब्रेक से पहले, जिसमें डॉक्टर सईद अहमद रिड साहब बात कर रहे थे कि मुशर्रफ साहब ने हाथ मिलाया वाजपेयी से 2005 खटमंडू में सार्क के फोरम के ऊपर, और उसके बाद एक बर्फ़ पिघली थी और पीस प्रोसेस शुरू हुआ था। डॉक्टर सईद, मुख्तसरन आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए प्लीज़। जी शुक्रिया। जी मैं आपको बता रहा था कि पीस प्रोसेस जो हुआ ये एक बहुत ही यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें यूनिक था, क्योंकि उससे पहले हमने पीस के नेगोशिएशंस तो होते देखे, लेकिन पीस प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम था। क्योंकि वैसे नेगोशिएशंस तो यानी दो कंट्री आपस में बात करें, लेकिन ये सिर्फ दो कंट्रीज के बात करने की बात नहीं थी। इसमें आपको याद होगा कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी थी और बसेस भी चली और उसके अलावा स्पोर्ट्स और बहुत सी चीज़ें हुई। तो ये एक प्रॉपर पीस प्रोसेस था और उसके बिहाइंड द सीन बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई। और हमें पता है कि उसके बैक चैनल डिप्लोमेसी के नतीजे में जो हम मुशर्रफ फार्मूला के तौर पर जानते हैं अब, जिसके ऊपर जो है वो उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खुर्शीद मोहम्मद कसूरी साहब, उन्होंने बुक भी लिखी है। तो उसमें यानी हमें पता ये चलता है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला भी हल करने के बिल्कुल करीब आ चुके थे और तकरीबन वो रिजॉल्व हो चुका था। सही साहब, इसमें इस फार्मूले के अंदर 4-5 नुकात थे, अगर मुख्तसरन हमारे नाजरीन के लिए वो बता दें आप। जी शुक्रिया। उसमें पहला नुक्ता तो ये था कि बेसिकली जो LOC है उसको पोरस बॉर्डर बनाया जाएगा, और दूसरा नुक्ता उसमें ये था कि जो डीमिलिटराइजेशन यानी जो कश्मीर की दोनों रीजन्स हैं पाकिस्तान वाले की तरफ और इंडिया की तरफ, दोनों को डीमिलिटराइज किया जाएगा मैक्सिमम इसको स्टेजेस में। और तीसरा नुक्ता था कि सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी। और चौथा नुक्ता बेसिकली ये था कि वहाँ पे एक ज्वाइंट कंट्रोल होगा जिसमें पाकिस्तान एक यानी पार्लियामेंट होगी जिसमें पाकिस्तान भी होगा, इंडिया भी होगा और कश्मीरी भी होंगे और कुछ इस तरह के शोबे होंगे। डॉक्टर चीमा साहब, आपने फरमाया था कि भारत जो है वो SCO का मेंबर भी है और वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी हिस्सा है, और वेस्ट SCO को एंटायर वेस्ट के तौर पर ले रहा है। तो आपको लगता है कि भारत जो है बैलेंस कर पाएगा? और अभी तो एशले टी एलिसन ने आर्टिकल लिखा है फॉरेन पॉलिसी जर्नल के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो US है उसका गलत बैट उन्होंने लगाया इंडिया के ऊपर। इंडिया कभी भी चाइना को कंटेन नहीं कर पाएगा, जो हुआ था लद्दाख के अंदर, जिसमें बड़ा नुकसान इंडिया को उठाना पड़ा था। मुनव्वर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। आप देखें ये जो चीज है ना कि जो आपने ये एशले जे टेलस के आर्टिकल जो कि उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में लिखा है, अब इसमें एक चीज तो वेस्ट में पता चलनी शुरू हो गई है और सारा जो अमेरिकन डिप्लोमेटिक कोर है जो वॉशिंगटन में बैठी हुई है, उनको एक चीज की समझ आ गई है कि इंडिया वॉशिंगटन के साथ नहीं खड़ा होगा जब भी हम मेरा ख्याल है इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। अमेरिकन बहुत कहते रहे कि आप रशिया से तेल ना लें। इंडिया ने तकरीबन $36 बिलियन का एक साल में तेल लिया है, और आज रशियन फॉरेन मिनिस्टर कह के गए हैं दिल्ली के अंदर कि हमारे पास इतने इंडियन रुपए हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि उस रुपए को किस बड़ी करेंसी में कन्वर्ट करें, और इवन कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया है फर्दर ट्रेड इसको। तो मैं आपको डॉक्टर साहब ये बताऊं कि इंडिया ये जो बिहेवियर है इसकी वजह से जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थी जो अमेरिकन चाहते थे ट्रांसफर करें, इंट्राऑपरेबिलिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें अमेरिकन फौजें इंडिया की फौजों के साथ मिलके मिलिट्री ऑपरेशन करें ताकि कल को अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो हम साथ चीन के खिलाफ लड़ सकें। तो इंडियंस उसमें भी मालाबार एक्सरसाइजेज और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया बार बार बात कर रहा है, पहले वो नॉन अलाइनमेंट रही पूरी जिंदगी कोल्ड वॉर में व्हेन अमेरिकन्स वर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, आज वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं और वो ईरान से चीजें जो कर रहे हैं रशिया से कर रहे हैं। तो सारी बातें वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर ये परेशानी है कि ये IMF से भी फायदे ले रहे हैं, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी फायदे ले रहे हैं। आइंदा चाइना जो है वो एशियन मॉनेटरी फंड की बुनियाद रखने की बात कर रहा है, और ये IMF और वर्ल्ड बैंक की जो फाइनेंशियल सेटिंग है उसमें भी है। तो इस वक्त एक बड़ी लहर है, एक बड़ी खासकर अमेरिका के अंदर कि वो काम भी करना चाहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन वो
उनको नापसंदीदगी भी बहुत ज्यादा है कि ये ना तो हमारे साथ मिलते हैं और ना ही खुल के दोस्ती करते हैं और ना ही जी जारी बात है हमें इनकार करते हैं। जी ये एक मुझे ऐसी चीज लगती है कि अब एक माहौल जो खास तौर पे यूक्रेन की वॉर के बाद वेस्ट में बना है कि हमें जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं करनी। चाइना के हवाले से वेस्ट की पॉलिसी ये है कि हमें जिस तरह वो कहते हैं ना डीकपल नहीं करना और डी रिस्क करना है। एग्जैक्टली तो मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका ने भी इंडिया के साथ जो अपनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको डी रिस्क में डाल के बड़ा स्लो प्रोसीजर करके इंडिया को वो चीजें दे रहे हैं ताकि हमें पता चलते रहे कि इंडिया की अप्रोच क्या है। और इस तरह जो ये एससीओ के फोरम में जो इनकी व्यूज हैं उससे भी वो और जो रशिया के साथ इनकी दोस्तियां की की गई हैं उसको भी वो समझ सकेंगे। चीमा जी साहब, हम तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये कहते हैं ना, जो केनेथ वॉट्स का जो नैरेटिव है वो तो ये है कि जो सिस्टम है जिससे एक डोमिनेंट पावर उसे चला रहा होता है या मिलकर चला रहे होते हैं, वो रियासतों के बर्ताव के ऊपर, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और वो सवाल उठाते हैं कि सारी रियासतों की एक जैसी फॉरेन पॉलिसी क्यों होती है। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चाइना के हवाले से क्या कहा कि उनका किरदार क्या था इस रीजन के अंदर अमन के हवाले से। आइए पहले उन्हें सुनते हैं और उसके बाद इस पे आपकी राय लेंगे। I want to make special mention of the commendable role China has recently played in bringing differences between Saudi Arabia and bridging differences between Saudi Arabia and Iran, two countries that are also associated with the SCO. When great powers play the role of peacemaker, we can unlock the potential of peace while paving the way for greater cooperation, regional integration, and economic opportunities for our peoples. We must ensure respect for the universally recognized principles within the SCO. Unilateral and illegal measures by states in violation of international law and Security Council resolutions runs counter to the SCO objectives. We need to be unambiguous in keeping our commitments and charting out a new future for our people. जो ग्रेट पावर होता है उसका बड़ा अहम किरदार है खित्ते के अंदर अमन लाने में। तो आपको लगता है कि अमेरिका इसमें नाकाम हुआ है और एक किस्म का स्पेस क्रिएट हुआ है, उस स्पेस को चाइना ने फिल किया है और उसने साबित किया है ईरान और सऊदी अरब को करीब लाकर, और अब यूक्रेन के ऊपर भी कोशिश कर रहा है कि अमन रशिया और यूक्रेन के दरमियान में कायम हो जाए। तो आपको लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी चाइना या कम अज़ कम एससीओ का फोरम या और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन किरदार अदा कर सकती है? जी डॉक्टर सईद पहले आप, फिर डॉक्टर चीमा साहब। जी जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो ईरान और सऊदी के दरमियान रोल प्ले किया है चाइना ने, ये बहुत कमेंडेबल है। और पाकिस्तान और इंडिया के सिलसिले में हमने देखा है कि इंडिया का जो मसला है वो ये है कि वो हमेशा जब भी कोई इस तरह की एफर्ट हुई है, और बहुत सी एफर्ट्स हुई हैं, तो उसमें वो फिर हमें 1972 के शिमला पैक्ट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन थर्ड सही पार्टी साहब, डॉक्टर इन्वॉल्वमेंट सही जो है वो साहब, नहीं है। लेकिन वो तो जी 35A और 370 को एब्रोगेट करके तो यूनिलैटरल एक्शन लिया, ये तो उसके खिलाफ जाता है। फिर अगर अभिनंदन को वापस जी लेना है तो तीसरे मुल्क को इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर कहाँ चला गया बायलैटरलिज्म? नहीं, वो बिल्कुल बायलैटरलिज्म अपने तौर पर उसको यूज करते हैं। जिस तरह से इसके अलावा 99 का कारगिल जब हुआ था, आपको याद है कि अमेरिका को इन्वॉल्व इंडिया नहीं किया था। तो वो जब उनको जरूरत पड़ती है मल्टीलेटरलिज्म की, तो उसको मल्टीलेटरलिज्म अच्छा लगता है। और जब उनको मल्टीलेटरलिज्म और मोस्टली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि जब मल्टीलेटरलिज्म आएगी तो फिर उनकी जो पोजीशन है वो फिर उस तरह से उसको नहीं एक्सेप्टेबिलिटी पोजीशन मिलेगी। कंप्रोमाइज इसी हो वजह जाएगी। से इंडिया वो जी जी मल्टीलेटरलिज्म को नहीं फेवर जी करता। जी और चाइना के सिलसिले में अगर चाइना फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्व होना चाहे, तो इंडिया और चाइना के अपने मसाइल भी हैं। तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि इंडिया राजी होगा कि चाइना कोई मीडिएटरी रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान प्ले कर सके। होपफुली अगर इंडिया, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फिर हो सकता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन बने। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक तो ये 1972 वाला मसला यानी शिमला पैक्ट, और दूसरा इंडिया चाइना के अपने ताल्लुकात, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के सिलसिले में चाइना वो रोल प्ले कर सकता है जो कि उसने सऊदी और ईरान के सिलसिले में प्ले बहुत किया अहम है। पॉइंट डॉक्टर सईद आपने उठाया। मैं इससे पहले कि डॉक्टर कमर चीमा की राय इसके ऊपर लूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसी मौजू पे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर सईद अहमद रिड बता रहे थे कि चाइना और इंडिया के आपस में भी मामलात हैं, लिहाजा चाइना उस तरह का किरदार जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में उन्होंने अदा किया है पीस डील का और डिप्लोमेटिक रिवाइवलिज्म का, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में नहीं कर सकते। राय लेते हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब से। डॉक्टर कमर चीमा साहब, चाइना और इंडिया 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि इंडिया बहुत बड़ा रेसिपिएंट है लोन्स का, चाहे वो ब्रिक्स का मामला हो या एससीओ का मामला हो, तो चाइना क्यों नहीं रोल अदा कर सकता भारत और पाकिस्तान के दरमियान में, या कम से कम ये फोरम क्यों नहीं अदा कर सकते? क्योंकि उसके अंदर एक एजेंडा यूनिटी का है, तो यूनिटी तो पैदा नहीं हो सकती जब तक कि मसाइल हल ना हो। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि भारत जो है वो तो जब चीन के सामने बैठता है तो वो तो खुद रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप एलएसी के ऊपर जो बॉर्डर के हमारे साथ मसले हैं उनको हल करें, और चाइनीज कहते हैं कि नहीं, हमने बॉर्डर का सिर्फ मसला हल नहीं करना, हमने लार्जर फ्रेमवर्क में चीजों को दे। तो उसमें जारी बात है जो आउटस्टैंडिंग जो चाइना और इंडिया के मामलात हैं वो कहते हैं आए उस पर बात करें। सो आपको पता है कि 18 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं एलएसी के ऊपर, लेकिन चाइनीज ने इंडियंस को कोई स्पेस नहीं दी। पहली बात मुझे लगता है कि चाइनीज जो है वो जारी बात है पाकिस्तान और इंडिया का कोई ब्रेक थ्रू नहीं करा सकते। मुझे लगता है कि जो ब्रेक थ्रू करा सकती हैं वो इस वक्त मिडिल ईस्टर्न पावर्स हैं। उसकी वजह ये है कि भारत की बड़ी ख्वाहिश है कि वो मिडिल ईस्ट के मुसलमान ममालिक के करीब हो, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं और वैसे भी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर जो मोनोपोली रखी और कश्मीर इशू के ऊपर लेकर के, तो उसको इंडिया को इस चीज का एहसास है कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड में पेनिट्रेट करना है। एक तो वहां पे एनर्जी है, दूसरा हम वहां पे अपना डियास्पोरा भेज सकते हैं, तीसरा वहां पे फूड शॉर्टेजेस हैं, एनर्जी फूड होनी है मुस्तकबिल में। तो वो एक बड़ी सेटिंग में मिडिल ईस्टर्न ममालिक के करीब जाना चाहता है। अगर आपको याद हो I2U2 जैसे फ्रेमवर्क जिसमें इजराइल, अमेरिका, इंडिया और यूएई मौजूद हैं, तो हमारे लिए जो मददगार हो सकता है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं जिनकी लिवरेज है, क्योंकि बरतानिया और अमेरिका भी वो लिवरेज जो है वो खो चुके हैं। एक बात, लेकिन बिफोर दैट डॉक्टर साहब इस चीज के ऊपर बात करते हुए मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा किसी मुल्क की लिवरेज इंडिया के ऊपर हो सकती है वो पाकिस्तान खुद है। उसकी वजह यह है कि जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल मामला ठीक होंगे, तो ऑटोमेटिक इंडिया भी हमें जो है वो हम उस लाइन में आ जाएंगे और चीजें समझ में आ जाएगी इंडिया को। अभी तो देखें 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हमने फॉर्मलाइज करके जनरल बाजवा ने मोदी साहब को इतनी बड़ी फेवर दी हुई है कि राइट आफ्टर द कोविड जो इंडिया के अंदर सारी की सारी जो सप्लाई चेन है वो सारी इंडिया में शिफ्ट हो गई है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज चाइना में चीज प्रोडक्ट्स बना रहे थे अब वो इंडिया बना रहे हैं। अब इंडिया को टेंशन ये है कि अगर एलएसी के ऊपर मामला खराब होते हैं, उधर से खराब होते हैं, तो ये तो इंडिया को इसमें जो है वो डिसएडवांटेज होगा कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो लोग आएंगे नहीं। तो उन्होंने पाकिस्तान से तो फेवर ले ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इंटरनल जो यूनिटी ना होने की वजह से हम इंडिया से कोई फेवर नहीं ले सके, हम नॉर्मलाइजेशन में कोई चीज नहीं कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का भी जिक्र किया, और इससे पहले एससीओ में जो उन्होंने एड्रेस किया उसमें भी कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या फरमाया, देखते हैं। पाकिस्तान का जहाँ तक बायलैटरल रिलेशंस के मुताबिक पॉलिसी है या कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी में जो हमारा पोजीशन है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं हुआ है। इस एससीओ में जितने भी हम वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे अलग अलग मुलाकात का मौका मिला, एक्सेप्ट फॉर वन। सफारती ताल्लुकात में कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आया जब तक हम अगस्त 4, 2019 की पोजीशन पे वापस नहीं। डॉक्टर सईद अहमद रिड साहब, चूंकि आप पीस लॉबी का हिस्सा भी हैं, और क्या पीस लॉबी समझती है दोनों के मौक़िफ़ को, और पीस लॉबी के नज़र में हल क्या है कि आखिर ये पीस प्रोसेस कैसे बढ़ेगा, कश्मीर का मुद्दा कैसे हल होगा, ये खित्ता गुर्बत से कैसे बाहर निकलेगा, इसमें कनेक्टिविटी कैसे कायम होगी, लिटरेसी को कैसे काबू किया जाएगा, और इन्वायरमेंट के सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी? जी सईद रिड साहब। जी मेहरबानी। अच्छा, इसमें जिस तरह से बात हुई कि बिलावल ने बेसिकली वो रीट्रेट किया अपनी पोजीशन को, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा कि अब इसका ओनस जो है वो इंडिया पे है, कि हमने अपनी तरफ से जिस तरह से आपको बताया कमर चीमा साहब ने कि इंडिया को जो है वो बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ था 2021 में, यानी अपना लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो एक फेवर दी थी, तो उसके बदले अब बेसिकली ओनस इंडिया पे है कि वो क्या दिखाता है।
तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि इंडिया जो है वो अपनी तरफ से जो उसको करना है वो नहीं कर पा रहा है। तो अभी हमें उसमें असल में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो इस वक्त मोदी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ किसी तरह से भी कोई यानी सॉफ्ट लाइन लेने के लिए तैयार नहीं है, मोदी जिसकी वजह गवर्नमेंट से ये सॉफ्ट प्रॉब्लम लाइन लेने बना के हुआ लिए है। तैयार नहीं है, तो लेकिन इसमें तो जयशंकर साहब कहते हैं ओनस पाकिस्तान की तरफ है, चूंकि हम तो अपने पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, लेकिन चूंकि बॉर्डर पार दहशतगर्दी वहाँ से आ रही है तो इस वजह से ओनस पाकिस्तान के ऊपर जाता है। तो इसमें पीस लॉबी क्या, चूंकि आप भी उसका हिस्सा हैं, वो क्या जी किरदार अदा कर सकती है? जी जी, अच्छा, पीस लॉबी देखें, हम पीस लॉबी की तो हमारी तो ये है ख्वाहिश कि ये दोनों मुल्क मिल के बैठें और उसमें कोई कंडीशनलिटी ना हो। जिस तरह से जब अभी आपको नजर आता है कि टेररिज्म इंडिया की तरफ से हमेशा, यानी जब भी टॉक्स की बात होती है तो ये आता है कि भाई पहले आप जो है वो दहशतगर्दी का मसला हल करें तो हम आपसे बात करेंगे। तो पॉइंट ये है कि दहशतगर्दी भी तो मिल के बैठ के ही हल हो सकती है ना, वो भी हवा में तो नहीं, हल नहीं हो पाकिस्तान सकती, उसके लिए भी दहशतगर्दी तो का आपको ज़्यादा बैठना पड़ेगा। शिकार रहा है तो और हम तो एज अ टूल ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल जी नहीं कर रहे। यहाँ तो गुलबशन यादेव को हमने पकड़ा, अफगानिस्तान में टीटीपी को कौन सपोर्ट कर रहा है, उससे पहले श्रीलंका में तामील की किसने हेल्प की, उसके बाद जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, और फिर सिखों के खिलाफ जो खुद विद इन इंडिया हो रहा है, तो दहशतगर्दी पाकिस्तान के जिम्मे कैसे आ सकती? जी एग्जैक्टली तो लेकिन पॉइंट इज कि भाई जो भी इशू है या दहशतगर्दी का टॉपिक है तो वो हमारा भी उस पर स्टांस है, पाकिस्तान का यही है कि देखिए हम सबसे ज्यादा सफर हमने किया है। तो आप दहशतगर्दी हमें यानी उस पर बात करने से कोई मसला नहीं है, आप उसको टेबल पे ले आए, लेकिन उसके लिए पहले टेबल पर तो आए ना। यानी टेबल पे ही सही आप कहा आने के आपने, लिए तैयार नहीं है ठीक कहा आपने, तो बिल्कुल फिर वजह बात फरमाया, आगे बढ़ेगी कैसे? बिल्कुल तो सही कहा। कमर पॉइंट चीमा, इसके डॉक्टर पीस आपका लॉबी पॉइंट इसमें ऑफ व्यू, बिल्कुल डॉक्टर इसमें साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आती आ है। गया, जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर चीमा साहब, चूंकि हमारे पास मुख्तसर टाइम है, हम ये देख रहे हैं सवालात तो बहुत सारे हैं और इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाला ये मौजू है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखें, डीआरटी को देखें, टीआरटी को देखें, बीबीसी को देखें, तो आपको सारा इंटरनेशनल मीडिया बड़ा जज्बाती नज़र आता है। बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्रिप है इंडिया की तरफ, और एक हाइप आपको नज़र आती है मीडिया के अंदर। ये खुशी क्यों है मीडिया के अंदर? वो क्या क्या इसमें से तलाश करना चाहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने से एससीओ के फॉरेन रिलेशंस में जान पड़ गई कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक बात, दूसरा, इंडियन मीडिया की सारी अटेंशन ही बिलावल थी, इंटरनेशनल मीडिया की भी अटेंशन भी बिलावल थी, क्योंकि 12 साल बाद एक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दोबारा इंडिया गया है। और दूसरा, एक पीछे हिस्ट्री है। आपको पता है कि बिलावल ने इंटरव्यू में बताया कि उनको उनकी वालदा ने बताया कि हर इंडियन के अंदर एक थोड़ा सा पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक थोड़ा सा इंडियन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात। ये है कि बिलावल बड़े अच्छे तरीके से अमन का पैगाम लेके गए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलावल की इस चीज को पसंद किया। लेकिन क्वेश्चन यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो कब से इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है। क्वेश्चन ये है कि जितनी ग्रेट पार्ट्स हैं उनका लिवरेज इंडिया के ऊपर खत्म होने की वजह से इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर भी इंडिया से खत्म हो चुका है। तो आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब, तो आप कह सकते हैं, डॉक्टर साहब आप कह सकते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ट्रिप था वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के पस मंजर में कामयाब आप कह सकते हैं, चूंकि इंटरनेशनल मीडिया के आपने अटेंशन लिए। देखिए, ये कामयाब ट्रिप था कि हमने वहां पे बताया कि आप टेररिज्म को डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। ये इंडिया के जयशंकर के मुंह पे बैठ के बिलावल ने जो बात की है उनको समझ लग गई है, और सारे जो 8 लोग और बैठे हुए थे सबको समझ लग गई, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवरेज किया। इंडिया के अंदर हर मुल्क की एम्बेसी मौजूद है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि भारत के अंदर बैठकर कश्मीर के ऊपर बात करना और भारत के चेहरे से निकाब को उतारना सबको समझ आ गई। ये ही बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्रिप की। इस पे बात तो बहुत की जा सकती है, गालिबन अगले प्रोग्राम में हम इस मौजू को कंटिन्यू करें, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है और इस वजह से प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीक हम एक नए टॉपिक के साथ या इसी टॉपिक को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे अपने मेहमान पैनल्स के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।